नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी एक ऐसे टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं जो भारत की कोस्टल रेंज, यानी भारत की कोस्टल रेंज में जो भारत के तटवर्ती मैदान हैं और उन तटवर्ती मैदानों की खासियत है, क्या वहाँ पर फसलें होती हैं, कितनी उनकी चौड़ाई है, किस तरह की वहाँ पर फसलें होंगी, किस तरह की वहाँ पर जलवायु पाई जाती है, तो उन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पीछे पीपीटी पे लिखा हुआ है भैया भारत के तटवर्ती मैदान। तो देखो, मैं भारत की बात करूं तो भारत भैया इस तरह से विकसित हुआ है। इंडियन प्रायद्वीप पे भारत की बात करें तो अपना भारत इस तरह से बना हुआ है। तो ये अपने प्रायद्वीप पे भारत में क्या है भैया, यहाँ पर धीरे धीरे इस क्षेत्र में जो अपना ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से कोस्टल रेंज यानी पर्वतीय श्रृंखला है। इस तरह से क्या भैया, ये पर्वतीय श्रृंखला है। इस तरह से क्या भैया, ये अपनी पर्वतीय श्रृंखला है इस तरह से। तो क्या होता है भाई, धीरे धीरे यहाँ पर टेम्परेचर पड़ेगा, यहाँ से वायु ऊपर उठेगी, उठने के साथ साथ में इस तरह से जाएगी, कुछ वायु इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से मूव करती है, इस तरह से। अब जब इतना कुछ हो जाएगा तो एक गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर उठती है। जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट था उसके अनुसार वर्षा कैसे होती है वो सब बातें मैंने आपको बताई। तो इस क्षेत्र में कोस्टल रेंज में बादलों का निर्माण होने के साथ में जो ये बादल, यहाँ पर पहाड़ वगैरह है, यहाँ पर क्या है, ये पहाड़ है, एक पहाड़ यहाँ पर है और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो इन पहाड़ों से टकरा करके वर्षा होनी शुरू हो जाती है। कहाँ पर, इस कोस्टल रेंज में, यहाँ पर वर्षा होनी शुरू हो जाती है। और वर्षा होने के साथ में यहाँ के जो ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, मतलब पश्चिमी ये वाले वेस्टर्न तटवर्ती मैदान है और ये भैया ईस्टर्न तटवर्ती मैदान है। तो ये वेस्टर्न तटवर्ती मैदान जो है अधिक ऊंचे हैं पूर्वी तटवर्ती मैदान में। जो आपके पश्चिमी पहाड़ी हैं ये अधिक ऊंची हैं पूर्वी पहाड़ियों के मुकाबले। तो यहाँ पर वर्षा होगी। अब देखो, जब ऊंचाई पर वर्षा होगी, वर्षा होने के साथ में पानी किस तरह से मूव करेगा, अधिक तीव्र गति से मूव करेगा। तो जो वहां से अवसाद बहकर आएंगे वो क्या होंगे भैया, वो अधिक दूरी तक थोड़ी फैलेंगे, वो अधिक दूरी तक नहीं फैलेंगे। लेकिन जो यहाँ पर पहाड़ है ये पूर्व में, ये इनकी ऊंचाई कैसी है, इनकी ऊंचाई कम है। जब इनकी ऊंचाई कम है तो कम ऊंचाई के कारण यहाँ पर वर्षा होगी, वर्षा का पानी धीरे धीरे जाएगा। तो इस रेंज से नदियां निकलती हैं, इस वाली रेंज से नदियां निकलती हैं, पहाड़ों की ऊंचाई से अधिक नीचे की ओर मूव करती हैं। तो ये नदियां तीव्र गति से यहाँ से निकलेंगी, तीव्र गति से ऐसे जाएंगी समुद्र की तरफ। तो ये पश्चिमी जो तटवर्ती नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो क्या बनाती हैं, वो भैया एस्चुरी यानी ज्वार मुख का निर्माण करती हैं। और जो आपकी ये पूर्वी तटवर्ती मैदान है, पूर्वी तटवर्ती मैदान में क्या होता है भैया, पानी धीरे धीरे मूव करेगा, पानी धीरे धीरे मूव करता समुद्र की तरफ। तो पूर्वी तटवर्ती मैदान में नदियां क्या करती हैं, पूर्वी तटवर्ती मैदान में नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब धीरे धीरे सर्कल रूप में इस तरह से पानी समुद्र की तरफ मूव करेगा और वहां पर क्या बनेगा भैया, द्वीप वगैरह का निर्माण होगा। तो ये पूर्वी तटवर्ती मैदान है ये अधिक चौड़ा है पश्चिमी तटवर्ती मैदान की तुलना में। मतलब जो ये वाला तटवर्ती मैदान है इसकी तुलना में अधिक चौड़ा है पूर्वी तटवर्ती मैदान। किस कारण, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ अधिक ऊंची नहीं है। तो भैया पहाड़ी कहाँ पर ऊंची है, पश्चिमी तटवर्ती मैदान की पहाड़ियाँ अधिक ऊंची हैं पूर्वी तटवर्ती मैदान के मुकाबले। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो वही बातें यहाँ पर लिख रही है भैया, यह मैदान कच्छ से लेकर, देखो कच्छ कहाँ पर है, ये कच्छ की जो खाड़ी है, ये भैया कौन सा, ये जो कच्छ है ना, कच्छ की खाड़ी ये वाली, यहाँ से लेकर के धीरे धीरे यहाँ तक, कच्छ की खाड़ी से लेकर सुवर्णरेखा नदी 6000 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। 6000 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। कौन से भैया, पश्चिमी तटवर्ती मैदान। इस मैदान को प्रमुख 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से भैया, एक तो आ जाएंगे पश्चिमी तटवर्ती मैदान, कितने भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में। पहले पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, दूसरे पूर्वी तटवर्ती मैदान है। यहाँ पर बताएगा भैया गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। अब देखो यहाँ पर भारत का नक्शा है, प्रायद्वीप है भारत का। इस प्रायद्वीप भारत के नक्शे में जो यहाँ पर ये वाली खाड़ी है, ये वाली कौन सी, कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ से लेकर के ये मैदान सुवर्णरेखा नदी, यहाँ तक ये मैदान फैले हुए हैं। और भैया ये वाली खाड़ी कौन सी है, काठियावाड़ की खाड़ी है, गल ऑफ खंबात की खाड़ी। तो कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैदान फैले हुए हैं और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक फैले हुए हैं। कितने भागों में बांटा इनको, ये वाली रेंज कौन सी भैया, पूर्वी रेंज है, ये वाली पूर्वी, और ये वाली कौन सी भैया, ये वाली पश्चिमी रेंज है। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएगा। दूसरी जो की कुछ क्वालिटियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है।
तो अभी सबसे पहले बात करें पश्चिमी तटवर्ती मैदान पार्ट ए की बात करें तो यह मैदान कच्छ से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर गुजरात की कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह मैदान संकरे मैदान है, मतलब इनकी चौड़ाई कम है। कितनी इनकी चौड़ाई है? इनकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में इनकी चौड़ाई है। और लंबाई कितनी है? लंबाई देखो कितनी, लगभग 600 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। चौड़ाई केवल 50 से 100 किलोमीटर है और चौड़ाई 600 से 700 किलोमीटर की दूरी में ये विस्तृत है। तीसरी बात आती है इस क्षेत्र की नदियां नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी पता क्या होता है? एक पतली सी गली, उस पतली सी गली में बहुत तीव्र गति से पानी जाकर समुद्र में मिल जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की पहाड़ियां अधिक ऊंची हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान की अधिक ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर वर्षा होगी। वर्षा होने के बाद में क्या होगा भैया? वर्षा होने के बाद में पानी तीव्र गति से मूव करेगा समुद्र की तरफ, नदियों के सहारे तीव्र गति से मूव करेगा समुद्र की तरफ। तो क्या होगा भैया? तो क्या होगा? यहाँ से नदियां एस्चुरी का निर्माण करेंगी। इसी कारण तमाम छोटी नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं, मिलने के स्थान पर खारे और मीठे पानी मिलते हैं और नई मिट्टी जमा होने लगती है। वही बातें हैं किस तरह से मैदान का निर्माण हुआ, तो ये चीज आपको स्वयं पढ़नी है। जो मैंने बताया वही बातें यहाँ पर लिखी हुई। देखो एस्चुरी का निर्माण किस तरह होता है? यहाँ से रिवर जा रही है, रिवर जाने के बाद बहुत तीव्र गति से जा रही है। तीव्र गति में मिलने से पहले तीव्र गति में मिलेगी, मिलते मिलते कैसे मिल जाएगी? समुद्र में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता, तो डेल्टा का निर्माण क्या होता? कुछ मिट्टी थी यहाँ पे जमा होती, कुछ यहाँ थोड़ी इस तरह से जमा होती। लेकिन ये क्या भैया? ये तो एस्चुरी है। क्या भैया? ये तो एस्चुरी है। जाकर के सीधी एक पतली सी संकरी गली में जाकर कहाँ मिल जाएगी? समुद्र में मिल जाएगी। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान की जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किस चीज का? एस्चुरी का निर्माण करते हैं। अधिक ऊंचाई से गिरती हैं, वो अधिक ऊंचाई से गिरती हैं। अब देखो भाई, क्यों यहाँ पर पानी आता कहां से? मैं रटने से ज्यादा समझने वाली बातें बताऊंगा आपको, क्योंकि रटने वाली चीजें तो कहीं पर भी लिखी हुई मिल जाएंगी। तो देखो ये चोटियां हैं, ये कोई रेंज है पहाड़ की। क्या है भैया? ये कोई पहाड़ की रेंज है। अब यहां से नदी का पानी बरसना शुरू हुआ इस तरह से, ये वो गर्म वायु जा रही है। क्या भैया? गर्म वायु। यहाँ पर है निम्न दाब, यहाँ पर उच्च दाब। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु जाएगी। और जब इतना कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या होनी शुरू हो जाएगी? इस गर्म वायु से वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा भैया? यहाँ पर वर्षा होनी शुरू हो जाएगी इस तरह से। अब देखो, जब ये वर्षा हो जाएगी तो वर्षा होने के बाद में क्या होगा? कुछ नदियों का निर्माण होगा, कुछ नदियां कैसे जाएंगी? कुछ नदियां ऐसे निकल के चली जाएंगी, इस तरफ मूव करेंगी, इस तरह से मूव करके यहाँ मिल जाएंगी। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी तो होंगी जो इधर मूव कर जाएंगी, इधर मूव कर जाएंगी। पहाड़ की चोटी पर पानी पड़ा तो दोनों तरफ पानी बिखरेगा। पहाड़ की चोटी पर पानी जाने के बाद में दोनों तरफ पानी बिखरेगा, और जब पानी जाएगा तो कुछ नदियां तो इधर चली जाएंगी, कुछ नदियां इधर चली जाएंगी। अब ये वाली रेंज यहाँ पर है भैया समुद्र, यहाँ पर पास में ही क्या है? समुद्र है। तो इस पश्चिमी तटवर्ती मैदान की जो नदियां होंगी उनकी लंबाई कम होगी, लेकिन उनकी स्पीड बहने की अधिक होगी। लंबाई कम और स्पीड अधिक है। इनकी भैया लंबाई अधिक होगी, लेकिन स्पीड कैसे होगी भैया? स्पीड कम होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक दूरी पर समुद्र पड़ रहा। तो यहाँ पर पानी आता कहाँ से? सबसे पहले केरला वाले पार्ट में पानी आता कहाँ से? ये भैया जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है वो 0 डिग्री लाइन के नजदीक है। यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। जब यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है तो वर्षा होने की संभावना कैसी होगी? अधिक होगी। और वर्षा कहाँ होती है? जहाँ पर पहाड़ी वगैरह क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। किस कारण? क्योंकि वहां पर एक तो निम्न दाब पैदा होता है, बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होगा तो गर्मी पड़ेगी तो निम्न दाब की तरफ बादल चलेंगे, तो वहां पर जाकर बादल जो है पहाड़ों से टकराएंगे और वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। तो भैया इस कोस्टल रेंज में जो आपकी पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, इन तटवर्ती मैदान में वर्षा होती है। कहाँ से आता पानी? यहाँ पर इन कोस्टल रेंज से निकल करके आता। कहाँ से भैया? इन कोस्टल रेंज से पानी निकल कर आता है।
अब देखो नदमुख निर्माण के कारक, नदी का छोटा मार्ग, एक तो नदी कितनी दूरी में बह रही, नदी है छोटी दूरी में बह रही है, पहली बात तो ये है जो मैंने तुम्हें बताई यहीं पर, नदी छोटी दूरी में बहती है, पहला रीजन। दूसरा उच्च गति, तीव्र गति से बहती है, लंबाई कम है नदी की, तीव्र गति से बह रही है। कठार चट्टानों वाला तल, मतलब कठोर चट्टानों वाला तल है नदी का। ज्वारीय गतिविधियां, ज्वारीय गतिविधियां ये कैसे भैया नदमुख के निर्माण के प्रमुख कारक हैं। मैदानी क्षेत्र के विभिन्न भाग पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भैया कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ का भैया, जो आपका कोंकण तट है, ये कोंकण तट सबसे पहले आएगा भाई काठियावाड़ का तट। जो आपका काठियावाड़ का तट है वो कहाँ से स्थित है, वो भैया गुजरात, जो आपके गुजरात में खंभात की खाड़ी और कच्छ करण, वहां से आता भैया खंभात का, कौन सा खंभात वाला क्षेत्र। दूसरा आता है यहाँ पर कोंकण, जो आपका कोंकण तट है वो गोवा महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर यहाँ की जो वर्षा होती है वो आम की खेती के लिए और काजू की खेती के लिए भी क्या होती है भैया, आम की खेती और काजू की खेती के लिए भी पर्याप्त लाभदायक होती है। इस कारण इस कोंकण तट क्षेत्र में, इस कोंकण तट क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, इस कोंकण तट क्षेत्र में होने वाली वर्षा को हम आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आम्र वर्षा। क्या कहते हैं भैया उसे, आम्र वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं इस कोंकण तट क्षेत्र में होने वाली वर्षा को। दूसरा आता है आपका मालाबार। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मालाबार का तट। जो ये मालाबार का तट है वो किसका भैया, जो केरला के पास वाला क्षेत्र है उसे हम कहते हैं मालाबार का तट। जो केरला के पास वाले क्षेत्र से मालाबार का तट कहते हैं। तो लिखेंगे यहीं से हेडिंग डाल करके लिख लेंगे महाराष्ट्र, गोवा, कौन सा जाएगा भैया, कोंकण तट। महाराष्ट्र गोवा कौन सा जाएगा भैया, कोंकण तट। जो समुद्र के तट की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा था मालाबार, दूसरा कौन सा जाएगा भैया, मालाबार आ जाएगा। मालाबार किसका भैया, केरल, केरल का कौन सा भैया, मालाबार। यदि बात करें कोरोमंडल, तो कोरोमंडल तट किसका, कोरोमंडल तट किसका भैया, कोरोमंडल तमिलनाडु, किसका, तमिलनाडु का तट है कौन सा, कोरोमंडल। यदि हम बात करें आंध्रा का तट, तो आंध्रा का तट किसका भैया, आंध्र प्रदेश, आंध्रा तट किसका भैया, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आता उत्कल तट, उत्कल तट, उत्कल तट, उत्कल तट किसका, उत्कल तट है भैया उड़ीसा का, उत्कल तट उड़ीसा, उत्कल तट किसका भैया, उड़ीसा का उत्कल तट आ जाएगा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया कि मैदानी भाग के विभाजन के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है पहली कच्छ के मैदान की। देखो ये जो टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी बात आती है कच्छ के मैदान की। यदि हम कच्छ के मैदान की बात करें तो इस कच्छ के मैदान में देखो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे सेम पीछे लिखी हुई है, इनको लिखने की जरूरत है नहीं, आप यहाँ से इनको लिख सकते हैं। देखो जो कच्छ का रण है वो पाकिस्तान के जस्ट मिला हुआ है। कच्छ, कच्छ कहाँ मिला हुआ है, कच्छ वाला क्षेत्र पाकिस्तान से मिला हुआ है। और पाकिस्तान में एक नदी बहकर आती है सिंधु रिवर, पाकिस्तान में एक नदी बहकर आती है पंजाब प्रांत से होती हुई सिंधु रिवर। और उसी सिंधु रिवर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, उसी सिंधु रिवर में सतलज रिवर गिरती है, रावी गिरती है, और भैया कौन सी, सतलज, रावी, सिंधु, व्यास, ये सब नदियां कहाँ गिरती हैं, चिनाब, झेलम, सब सिंधु रिवर से बहकर आती हैं। और जब ये नदियां पूरे पाकिस्तान को नाप लेंगी उसके बाद में एंट्री करती हैं कच्छ के रण में। कच्छ के रण में एंट्री करने के बाद में जब ये नदियां यहाँ पर पहुंच जाएंगी सिंधु रिवर, तो भैया क्या होगा, यहाँ से नदियां होकर बहती हैं, कौन सी रिवर बहेंगी, सिंधु रिवर होकर बहेगी। और सिंधु रिवर जो अवसाद अपने साथ बहाकर लाती है, जो सिंधु रिवर हिमालय पर्वत से, जो आपकी सिंधु रिवर है ना, सिंधु रिवर हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत से जो अवसाद लेकर आती है, जो अवसाद लेकर आती है, उन अवसादों के रूप में, उन अवसाद कहाँ होते जमा, वो कच्छ के रण में जमा होते हैं। तो कच्छ के रण का, कच्छ के मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ, सिंधु नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा कच्छ के मैदान का निर्माण होता है। अब यहाँ पर काफी नीचा क्षेत्र है, समुद्र के साथ में लगता है, तो समुद्र में एक घटना होती है ज्वार, समुद्र में ज्वार भाटा की दो घटनाएं होती हैं। तो जब समुद्र में ज्वार आता है ना, तो ज्वार आने के साथ में क्या होगा, पानी ऊपर उठ जाएगा और इस ज्वारे क्षेत्र में कच्छ के रण में भर जाएगा। इसी कारण यहाँ पे लवणीय दलदल पाई जाती हैं।
यहाँ पर लवणीय दलदल पाई जाती है। जब यहाँ पर लवणीय दलदल पाई जाएंगी तो क्या ये क्षेत्र भूमि कृषि योग्य उपयोगी होगा? नहीं, ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कौन सा? कच्छ का मैदान। अब चलते हैं भैया इससे अगले क्षेत्र पर, एक बार इसकी लोकेशन तुम्हें दिखाऊं तो भैया कहाँ पर है कच्छ का मैदान? तो ये जो आपका ना कच्छ वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान के जस्ट साथ में लगा हुआ है, ये वाला क्षेत्र क्या भैया? ये कच्छ का मैदान है। सिंधु रिवर यहाँ पर अवसाद के द्वारा कच्छ के मैदान का निर्माण करती है। ज्वार भाटा के द्वारा यहाँ की भूमि लवणीय हो जाती है, इस कारण कृषि भूमि कृषि योग्य चीजें उपयोग नहीं है। अब बात आती है काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ जाएगा? काठियावाड़ मैनलैंड वो थोड़ा सा नीचे है। अब इनका निर्माण मांडव पहाड़ियां, काठियावाड़ का जो निर्माण है मांडव पहाड़ियां, देखो पहाड़ों से टकरा कर वर्षा होती है। अब उस वर्षा का जल किधर किधर तो जाएगा, तो जब वर्षा का जल एक निर्धारित जलधारा के रूप में चलने लगेगा तो हम इसे नदियां कहेंगे। तो मांडव पहाड़ियां, इन मांडव पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं उसके द्वारा कच्छ के नल का काठियावाड़ के का निर्माण होता है। किसका भैया? काठियावाड़ के नदियों का निर्माण होता है। संकरे मैदान है। अब बात करते हैं गुजरात के मैदान की बात करें, क्योंकि भैया गुजरात के मैदान की, यह गुजरात के दक्षिण भाग में स्थित मैदान है। साबरमती नदी, नर्मदा, तापी। अब देखो साबरमती, नर्मदा, तापी ये सब कहाँ से निकलती है भैया? ये मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं उनसे इन नदियों का निर्माण होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा रिवर निकलती है। महादेव की पहाड़ियां वगैरह कहाँ पर है? ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है। तो वहां से निकलती है नर्मदा, साबरमती नदी, तापी जैसी रिवर निकलती हैं। अब देखो भारत के किस हिस्से की तरफ जाएंगी? ये दोनों तीनों नदियां किधर की तरफ मूव करती हैं? अब मैं आपसे बात करूं भाई, इंडिया का मैप इसमें दिया है, इसमें तो नहीं गया। देखो ये कुछ नदियां ऐसी हैं जो नर्मदा, तापी रिवर इस तरह से मूव करती हैं, इस तरह से जाती हैं। तो नर्मदा, तापी, साबरमती ये रिवर यहाँ से निकल कर जाएंगी और किसके? गुजरात के मैदान का निर्माण करेंगी। किसके भैया? गुजरात के मैदान का निर्माण करती हैं। समतल मैदान जिनका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है कोंकण मैदान। कोंकण मैदान यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र तथा गोवा, मुख्य रूप से कहां पर? महाराष्ट्र तथा गोवा में स्थित है। ये संकरे, पथरीले तथा उबड़ खाबड़ है। इन मैदानों में कोंकण के जो मैदान है उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर महाराष्ट्र तथा गोवा में स्थित है। अंत में लिखा है भी कोंकण तट कहाँ पाए जाते हैं। कॉन्स्टेबल लाइफ में क्वेश्चन आएगा, इसने पूछ लेगा भैया कोंकण तट के मैदान किस प्रदेश के पास में स्थित है। तो इस तरह यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षेत्र में। और देखो इस क्षेत्र में कोंकण तट के क्षेत्र में मैंने तुम्हें बताया भैया 2 मिनट पहले अभी बताया कि भैया क्या होता है यहाँ पर क्या होता है? नारियल तथा काजू की खेती होती है। नारियल तथा काजू की खेती होती है। इस भाग में होने वाली मानसून वर्षा को आमर वर्षा कहते हैं। इस क्षेत्र में जो मानसून वर्षा होती है उसे हम आमर वर्षा कहते हैं, क्योंकि आम की खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। अब देखो आती है बात इसकी कहाँ पर स्थित है? कोंकण तट। कोंकण तट मैंने तुम्हें दिखा भैया, इस क्षेत्र की बात हुई कोंकण तट। किसकी? इस वाले क्षेत्र की बात होती है। यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है भैया महाराष्ट्र, यहाँ पर है गोवा। ये वाला क्षेत्र किसका भैया? गोवा का। तो महाराष्ट्र गोवा के तट के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं भैया? कोंकण तट कहते हैं। कन्नड़ के मैदान, यह मैदान मुख्य रूप से कर्नाटक में स्थित है। इस क्षेत्र में गिरते समय नदियां जलप्रपात बनाती हैं, जैसे शरावती जोग फॉल का निर्माण करती है। शरावती जोग गोसप्पा फॉल का निर्माण करती है। इसे महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। जो गोसप्पा को महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में होने वाली मानसून वर्षा को चेरी ब्लेसिंग कहते हैं। जो इस क्षेत्र में जो कन्नड़ क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे चेरी ब्लेसिंग कहते हैं, जो कॉफी के लिए काफी लाभदायक होती है। कॉफी के लिए काफी लाभदायक होती है। किस क्षेत्र में वर्षा होती है? वो होती है कन्नड़ के मैदान में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया चेरी ब्लेसिंग किस कारण मैसूर वर्षा है? वो भैया कॉफी के लिए लाभदायक है। कहाँ पर होती है? कर्नाटक के कन्नड़ मैदान में होती है भैया चेरी ब्लेसिंग। अब बात आती है मालाबार के मैदान। ये मैदान मुख्य रूप से केरल में स्थित है। यहाँ पर कई प्रकार की झीलें बहती हैं जिन्हें हम लैगून झील कहते हैं, लैगून झील वगैरह कहते हैं। चौड़े मैदान तटवर्ती मैदान में लैगून झील पाई जाती है। स्थानीय भाषा में केयाल, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं भैया? केयाल कहते हैं। यहाँ की प्रमुख झीलें वेम्बनाड झील, अष्टामुडी झील, पूर्णावादा है। प्रतिवर्ष हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है। आपने देखा होगा जो अपने दक्षिण भारत की मूवी है उसमें एक नाव होती है या बोट होती है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठ के ऐसे धकेलते हैं उसके पीछे, उसको ऐसे पीछे धकेलते हैं तो व्यवस्था कहलाती है। वो यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी के रूप में कई प्रकार की प्रतियोगिता होती है। तो कौन कौन सी झील है? वेम्बनाड और अष्टामुडी। अब देखो यहाँ पर आया है लैगून। कौन सा शब्द आया? लैगून झील। अब मैं आपको लैगून झील बताऊं भैया। लैगून झील के बारे में थोड़ा सा बता दूं कहाँ है लैगून झील। भाई क्या है? ये अपना इंडिया है।
ये अपना इंडिया है। तो यदि यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर तो पूरी तरह समुद्री तो है, यहाँ पर तो पूरी तरह क्या है, समुद्री तो है। इस तरह से समुद्र है, लेकिन समुद्र का कोई भाग ऐसा भी तो होगा, समुद्र का कोई ना कोई भाग ऐसा भी तो होगा भैया, समुद्र का कोई ना कोई भाग ऐसा भी तो होगा जो थोड़ा सा अंदर जाएगा इस तरह से, और धरती पे गड्ढा बना हुआ हो। और जब नदियों का या समुद्र का झील ज्वार के कारण अंदर सतह पर भरा रह जाए तो नमकीन, नमका ही तो होता है, तो नम का पानी जब सतह पर भरा रह जाएगा, जैसे चिल्का झील है, तो वहां पर ये वाली झील कैसी हो जाएगी, वो पानी सड़ता चला जाएगा और नमकीन अवस्था में होगा। तो जो समुद्र का पानी अंदर सतह पर भर के जमा हो जाता है, उस झील को हम कहते हैं, उसे हम लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून झील। लैगून झील हमेशा ज्यादातर खारे पानी की होती है। उसी तरह कौन सी भैया, केरल में वेम्बनाड झील है, अष्टामुडी झील है, तो कहाँ की झील है भैया, ये सब केरला की झील है। अब बात आती है भैया केरला की झील बात करें तो तुम्हें केरला को नजर में आ रहा होगा, यहाँ पर नजर आ होगा कुन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम। तो यहाँ थोड़ा डीप नहीं हो पा रहा इसमें, लेकिन यहाँ पर भूमि के पास वाले थोड़े गड्ढे हैं इस तरह से भूमि के अंदर गए हुए। इस क्षेत्र में क्या भैया, इस क्षेत्र में ये वाली ये क्या है भैया, ये झील है, जैसे एर्नाकुलम वगैरह, वेम्बनाड झील। तो कहाँ के भी है, सब केरला की झील है, लैगून झील है। लैगून झील मैंने आपसे बता दी, जो बातें मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई हैं वो सब बातें कहाँ गई आपको लिखित रूप में मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं भैया हम पूर्वी तटवर्ती मैदान की, हमने पश्चिमी तटवर्ती मैदान पढ़े, अब बात करेंगे हम पूर्वी तटवर्ती मैदान की। पूर्वी तटवर्ती मैदान क्या है, पूर्वी तटवर्ती मैदान सुवर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक स्थित है। सुवर्णरेखा नदी कहाँ की भैया, सुवर्णरेखा नदी कहाँ की है, तो हम सुवर्णरेखा नदी की बात करें भी तो उड़ीसा। तो कौन से मैदान की बात करते हैं भैया, इस वाले मैदान की बात कर रहे हैं भैया। सुवर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है कौन से भैया, पूर्वी तटवर्ती मैदान। अब पूर्वी तटवर्ती मैदान जो होते हैं इनके पीछे यहाँ पर अधिक ऊंची चोटियां नहीं है, तो यहाँ से जो नदियां निकलेंगी, देखो कुछ नदी तो यहाँ से निकल कर आ रही है इस तरह से मुंह और इधर गिर जाएंगी, थोड़ी सी पहाड़ की श्रृंखला यहाँ पे है, फिर एक नदी सारी गोदावरी इस तरह से निकल कर यहाँ गिर जाएगी। तो इस क्षेत्र में गिरने वाली नदियां, पूर्वी तटवर्ती मैदान में जो नदियां गिरती हैं वो काफी दूर से बहकर आती हैं, इस कारण उनकी जो गति होती है वो कम पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। समुद्र में गिरने से पहले वो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में गिरने वाली नदियां किस चीज का निर्माण करेंगी भैया, डेल्टा का निर्माण करेंगी। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं, पश्चिमी क्षेत्र में गिरने वाली नदियां, पश्चिमी मैदान में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये मैदान चौड़े हैं क्योंकि यहाँ की नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये मैदान चौड़े हैं क्योंकि नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्यों बनाती हैं वो बात मैंने आपको बताई। इन मैदानों की चौड़ाई 100 से लेकर 150 किलोमीटर है। वहीं उनकी चौड़ाई कितनी थी, इनकी चौड़ाई 40-50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक हद थी, लेकिन इनकी 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक इन मैदानों की चौड़ाई पाई जाती है। यहाँ पर चावल, आम वगैरह खेती अधिक मात्रा में होती है और मसाले वगैरह भी यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तमिलनाडु की बात करें, सीधी सपाट तटरेखा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ क्या भैया, प्राकृतिक बंदरगाह है, कम है। यह उन्माजनम तट है। अब देखो मैं आपसे बात करूं भाई, मैंने तुम्हें बताया कौन सा पश्चिमी तटवर्ती मैदान बताए, ये वाले पश्चिमी तटवर्ती मैदान बताए, तो मैंने तो बताया भैया ये वाला तट अधिक गहरा है इस तट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ के जो मैदान है वो इस तरह से हैं। यहाँ के जो मैदान है ढांक वगैरह कम पाए जाते हैं समुद्र में, क्योंकि यहाँ की नदी क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। यहाँ की नदी क्या बनाएंगे, एस्चुरी का निर्माण करेंगी। इसी कारण पश्चिमी तटवर्ती मैदान में अधिक क्या पाए जाते हैं, अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह भी अधिक पाए जाते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान में। इस कारण व्यापार की दृष्टि से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, व्यापार की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण तट कौन सा, तो कौन सा भैया, पूर्वी या पश्चिमी। तो व्यापार की दृष्टि से भारत का कौन सा तट इंपोर्टेंट है, वो भैया पश्चिमी रेंज अधिक इंपोर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बंदरगाह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र में
बंद हुए होते हैं, डेल्टा डेल्टा में जहाज फंस जाते हैं, तो वहां पर व्यापार इतना नहीं हो पाता। क्या नहीं होता भैया, वहां से व्यापार वगैरह नहीं हो पाता। अब देखो इनके तट को, मैदान को अलग अलग रूप में बांटा गया, अलग अलग रूप में बांटा गया। मैंने बताया भैया उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, और भैया कौन से, आंध्रा तट। तो उत्तरी सरकार तट कहाँ का है, और आपका जो उत्कल तट है उड़ीसा का है, मालाबार तट केरला का था, तो सरकार तट कहाँ का, तमिलनाडु का। तो ये सब भैया क्या थे, ये इसके तटों के नाम थे। उत्कल के मैदान बात आती है यहाँ पर, जो बातें मैंने तुम्हें बताई यहाँ पर लिखी हुई है। कन्याकुमारी के बीच इसी मैदान को कोरोमंडल के तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल के तट कहते हैं। अब बात आती है उत्कल के मैदान। अब उत्कल के मैदान मैंने तुम्हें लिखा है किस क्षेत्र में स्थित है भैया, ये है उड़ीसा वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा वाले जो मैदान है उन्हें हम उत्कल के तट कहते हैं। दिल्ली पुलिस में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया उत्कल के तट जो होते हैं वो किस राज्य से संबंधित है, वहां पर राज्य देकर पूछा गया, तो भैया कौन सा, उड़ीसा, उड़ीसा से संबंधित है उत्कल के तट। दूसरे कहते हैं मैदान के दक्षिण में चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जो कैसी है, लैगून झील है। समुद्र में ज्वार आएगा, ज्वार से समुद्र का पानी ऊपर उठेगा, सतह की तरफ मूव करेगा, और जो सतह में गड्ढे होंगे वहां पर मुंह पानी भर जाएगा। तो किस चीज का निर्माण हुआ, चिल्का झील का निर्माण हुआ। किस चीज का भैया, चिल्का झील का निर्माण हुआ। कैसी, लैगून झील। यह एक कैसी भैया, लैगून झील है, खारे पानी की झील है। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे लैगून झीलें क्या होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं। क्योंकि हमसे सबसे पहले वन लाइनर जीएस में क्या पढ़ा था भैया, लैगून झील है, खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। में यही नहीं पता चल रहा कौन सी झील कैसे निर्माण होगा, मीठे पानी की होगी या खारे पानी की होगी। तो भैया चिल्का झील कैसी, एक लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। अब लवणीय झील तो खुद ही होगी क्योंकि समुद्र के पानी से निर्मित है, समुद्र के पानी से निर्मित है, इसी कारण तो क्या होगी भैया, ये एक लवणीय झील होगी। बात आती है चिल्का झील, यह एक प्रमुख आर्द्र भूमि है। ये क्या है, प्रमुख आर्द्र भूमि क्षेत्र है। यह रामसर सूची में शामिल है। इस तट पर चांदीपुर में स्थित भाटे के समय के जल के पीछे हट जाता है। व्हीलर द्वीप तीसरे से कलाम द्वीप कहते हैं। इन सब बातों को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं पढ़ाया जाता, मैं पढ़ के नहीं पढ़ाया जाता, मैं पीपीटी में देखकर आपको बता दूं तो किताब वाली व्यवस्था होगी। तो जो चीजें मुझे पता है इनसे संबंधित मैं आपसे बता रहा हूँ, और बाकी सब कहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। जो बातें मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ उन सब चीजों को ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें, वो सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी भैया, लिखी हुई मिल जाएंगी। बात आती है आंध्रा के तट की। इन मैदानों का निर्माण गोदावरी तथा कृष्णा, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के निर्माण से होता है। देखो गोदावरी नदी कहाँ पर है, यहाँ गोदावरी तथा कृष्णा, गोदावरी तथा कृष्णा। देखो आंध्रा के तट की बात हो रही है, यहाँ से रिवर निकलती है महाराष्ट्र पे, इस तरह से निकल के जा रही है गोदावरी। अब यहाँ से डेल्टा बनाएगी, गोदावरी रिवर जा रही है, नीचे जा रही है भीमा नदी जा रही है। भीमा नदी और अन्य सहायक नदियाँ किस चीज का निर्माण करती हैं, नदी का निर्माण करते हैं कृष्णा रिवर का। किसका, कृष्णा रिवर का निर्माण करती है। तो भैया किसका निर्माण हुआ, यहाँ से आंध्रा के मैदान का। आंध्रा के मैदान का निर्माण हुआ किस कारण, गोदावरी तथा कृष्णा रिवर के कारण। किस चीज का निर्माण हुआ, आंध्रा के मैदान का निर्माण हुआ गोदावरी तथा कृष्णा रिवर के कारण। तो ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई हुई। गोदावरी तथा कृष्णा नदी के कारण इसका निर्माण हो रहा है। कहाँ से, हाँ ये निर्माण हो रहा। अब देखो इन मैदानों के मध्य मीठे पानी की झील स्थित है, कोलेरू झील। अब कोलेरू झील मीठे पानी की झील स्थित है। भैया तुम कभी बता लैगून झील, कभी बता रहे मीठे पानी की झील। तो भैया लैगून झील समुद्र के पास स्थित है, ज्वार के कारण निर्माण हो रहा है उसका। अब देखो ये वाली जो झील है, ये वाली कोलेरू झील, कोलेरू झील नदी के द्वारा निर्माण हो रहा है इसका। अब नदी का पानी कहाँ से बन रहा, बारिश से। बारिश का पानी तो मीठा ही होता है, बारिश का पानी कहाँ से आ रहा, मीठा हो रहा है। कहाँ से आ रहा है, पश्चिमी तट से निर्माण हो रहा है इसका। तो इस मैदान के दक्षिण भाग में पुलकित नामक झील, लैगून झील है। अब दक्षिण में पुलकित नामक झील है। पुलकित कैसी है, एक लैगून झील है। वहीं कोलेरू कैसी, एक मीठे पानी की झील है। कोलेरू का निर्माण कैसे हो रहा, नदी से। कोलेरू का निर्माण कैसे हो रहा, नदी से। वहीं पुलकित झील का निर्माण समुद्र के द्वारा हो रहा, तो समुद्र के द्वारा खाली झील होगी। पुलकित झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। कुछ नोट पॉइंट है ना, देख लीजिएगा। अब बात आती है तमिलनाडु के मैदान। किसके, तमिलनाडु के मैदान। इस मैदान का निर्माण कावेरी नदी द्वारा होता है। कावेरी कृष्णा, इस नदी का निर्माण कावेरी नदी द्वारा होता है। कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र का उपयोग चावल की खेती के लिए क्या आता है, कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र का उपयोग
किसके लिए, चावल की खेती के लिए किया जाता है। अब देखो बात में तमिलनाडु के मैदान की, तमिलनाडु कहाँ पर है भैया, यहाँ पर पेरियार रिवर थोड़ी सी नीचे को, पेरियार कहाँ भैया, केरला में। तो यहाँ पर थी कावेरी, कावेरी कहाँ बह रही है, कावेरी कहाँ बह रही है भैया, कावेरी बह रही है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में बहती है कौन सी, कावेरी रिवर। किस चीज का निर्माण किया जाता है, कावेरी के द्वारा। यहाँ पर तमिलनाडु के जो मैदान है उनका निर्माण होता है। चावल की खेती के लिए विख्यात है मैदान, इस क्षेत्र का जो डेल्टा है वहां पर चावल की खेती होती है। अतः इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा, दक्षिण भारत को खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता, दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा किस तट को कहा जाए, तो पूर्वी तट या पश्चिमी तट, पूर्वी तट को कहा जाएगा, क्योंकि पश्चिमी तट में तो इतनी खेती वगैरह अधिकांश नहीं होती। पूर्वी तट में क्या होती है, अधिकांश चौड़े हैं, नदी का पानी पर्याप्त मात्रा में है, और भैया क्या था, और क्या है, यहाँ पर चावल की खेती होती है। तो इन सब चीजों को आप देख लीजिए। और पश्चिमी तटवर्ती मैदान, पश्चिम तथा पूर्वी तटवर्ती मैदान में क्या अंतर होते हैं। अब पश्चिमी तटवर्ती मैदान, पूर्वी तटवर्ती मैदान में इसमें अंतर बताऊं। जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है उनकी चौड़ाई कैसी है, 50 से 100 किलोमीटर है। उनमें जो नदियां बहती हैं उनकी नदियों की अधिक गति होगी, लंबाई कम होगी। और पश्चिमी तटवर्ती मैदान में नदियां किस चीज का निर्माण करती हैं, पश्चिमी तटवर्ती मैदान में नदियां करती हैं किस चीज का निर्माण, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वहीं पूर्वी तटवर्ती मैदान अधिक चौड़े हैं, उस क्षेत्र में बहने वाली नदियों की गति तो कम है लेकिन लंबाई अधिक है। अब जब लंबाई अधिक है, गति कम है, तो किस चीज का निर्माण होगा, डेल्टा का निर्माण होगा। डेल्टा का निर्माण होगा तो भैया क्या होंगे, मैदानों का निर्माण होगा, और मैदान निरंतर चौड़े होते चले जाएंगे, क्योंकि नए नए द्वीप की खोज होगी, नए नए द्वीप क्या होते हैं, विकसित होते चले जाते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। साबरमती नदी, माही नदी, तापी नदी, संक्रिय मैदान 50 से 100 किलोमीटर, उबड़ खाबड़ मैदान है, बातें मैंने तो बोर्ड पर बताई, वो यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर तो आम की खेती, आमर वर्षा होती है महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण तट में, उसे आती है। इस मैदानी प्रदेश के दक्षिण भाग में लैगून झीलें पाई जाती हैं। सब बातें बताई मैंने। पूर्वी तट सुवर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अब आता है मैदानों का महत्व। भारत में कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादकता व उत्पादकता इन्हीं मैदानों में पाई जाती है। क्योंकि हमें पहले लगता था भैया कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो पठार है, पठारी भूमि है, यहाँ पर कृषि कहाँ से आई। तो बाद में देखा कि भैया यहाँ पर पठार और पहाड़ हैं, पश्चिमी तटवर्ती कोस्टल लाइन है, उस कोस्टल लाइन के कारण वर्षा होती है। इसी कारण पश्चिमी तटवर्ती लाइन में अधिकांश रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैव विविधता अधिक पाई जाती है, घने जंगल पाए जाते हैं इन्हीं ऊंचाई वाले पहाड़ों के कारण, क्योंकि बादल टकरा जाते हैं वहां पे, 0 डिग्री लाइन के पास में है, तो वर्षा अधिक होती है। वो बात मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझाई थी। इसी कारण बताया मैंने तो भैया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी क्यों जरूरी होती है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, क्षेत्र में होती है प्रदेश भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाते हैं, और ये दोनों प्रदेश भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाते हैं। दूसरा था, इन प्रदेशों में भारत की नदियों द्वारा बनाए गए जलोढ़ मैदान स्थित है। नदियों के द्वारा किस चीज में, जलोढ़ मैदान स्थित है। इन प्रदेशों में नदियों में जलीय क्षेत्र के अधिकता होने का नौवहन की दृष्टि से अधिक उपयोगी, जनसंख्या की बसावट अधिक है। बाकी जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों एक क्या थी हमारी आज की भारत के तटवर्ती मैदानों की छोटी सी एक क्लास थी। भारत के तटवर्ती मैदानों से संबंधित छोटी सी एक क्लास थी। तो ये सब पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपके अपने टेलीग्राम चैनल बीके क्लासेज में मिल जाएंगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।